सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में, जो कि पार्ट 1 इसका ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। अगर नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखो, तभी ये सेकंड वाला लेक्चर जो है वो समझ आएगा, क्योंकि ये पार्ट नंबर 2 है। ओके, तो ये जो वीडियो है वो सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक यूपीएससी है, स्टेट एग्ज़ाम्स है, या फिर एसएससी है, कोई भी एग्ज़ाम हो। इन्वायरमेंट अब एक बेसिक चैप्टर बन चुका है। ओके, बेसिक सब्जेक्ट बन चुका है एग्ज़ाम के लिए, तो हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। तो इस जो बुक है, यानी कि शंकर आयस की जो बुक है इन्वायरमेंट की, उसकी पूरी हम सीरीज़ लाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो ये एकदम बेसिक सा कहते हैं ना कि टॉपिक है। ये आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, अगर एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट करने के लिए काम आए तो ठीक है। फ्रॉम एयर वी ब्रीथ, यानी कि हम जो सांस लेते हैं वो भी फॉरेस्ट की वजह से है, पेड़ पौधे उनकी वजह से है। द फूड वी ईट, टू द पेपर एंड वुड वी यूज़, हम पेपर यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, तो सब फॉरेस्ट की देन है। फॉरेस्ट कीप अस द नेचुरल बैलेंस, वो नेचुरल बैलेंस को बनाए रखता है, प्योरीफाई करता है एयर को, फिर प्रोवाइड माइक्रो क्लाइमेट, एक क्लाइमेट क्रिएट करता है। फॉरेस्ट इनडायरेक्टली प्ले ए रोल इन प्रेसिपिटेशन। ओके, तो वो प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश में भी उसका एक इनडायरेक्टली रोल है। फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लूड्स। ओके, फ्लूड जो होती है उसे प्रिवेंट करता है फॉरेस्ट। फिर प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमें पता है कि कितनी सारी मेडिसिन जो होती है वो नेचुरल यानी कि फॉरेस्ट से बनती है। कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ पौधे होते हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए भी काम आता है, तो उसमें भी फॉरेस्ट का एक रोल है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फ्यूल एंड टिम्बर, तो ये चीज़ भी प्रोवाइड कौन करता है? फॉरेस्ट करता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़, तो कच्चा माल भी जो ये बड़ी बड़ी जो औद्योगिक होती है चीज़ें, ओके, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे ये रॉ मटेरियल के यूज़ में काम आता है। जैसे फर्नीचर बनाना हो तो उसमें लकड़ी चाहिए ना, तो बस वैसे ही। तो इतने सारे इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट के लिए। आगे अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं, वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके, तो आप ये यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये सारे ग्रासेस हैं। तो ये सारे एरिया के बारे में पढ़ना है, यानी कि एरिया का इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, तो ये सारे ग्रासेस देख रहे हो आप, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। तो उस पर आज हम अच्छे से बात करते हैं। रेनफॉल इज़ अबाउट 25 टू 27 सेंटीमीटर पर ईयर, तो इतनी ही रेनफॉल होती है। नॉट इनफ टू सपोर्ट अ फॉरेस्ट, यानी कि इतनी रेनफॉल होती है कि फॉरेस्ट नहीं बन पाता। ओके, एक बड़ी साइज़ का फॉरेस्ट जो होता है, घना जंगल, वो नहीं हो पाता। बट मोर देन दैट ऑफ अ ट्रू डेजर्ट, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम डेजर्ट जैसी हालत है, डेजर्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो नॉट इनफ टू सपोर्ट अ फॉरेस्ट बट मोर देन दैट ऑफ अ ट्रू डेजर्ट। ओके, फाउंड इन टेम्परेट क्लाइमेट, तो अलग अलग क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ओके, तो उसमें टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे इस टाइप के ग्रासेस जो होती है वो पाए जाते हैं, और इसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहता है। इन इंडिया दे आर मेनली फाउंड इन द हाई हिमालयाज। ओके, तो हाई हिमालयाज में पाया जाता है इंडिया के अंदर। द रेस्ट ऑफ द इंडीज ग्रासलैंड आर मेनली कंपोज ऑफ स्टीपीज एंड सवाना, यानी कि ये जो ग्रासलैंड है, ओके, उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक स्टेपिस और एक सवानास। तो इसे हम आगे अच्छे से समझते हैं। स्टीपीज एंड सवानास आर बोथ टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ओके, दोनों ग्रासलैंड ही है, लेकिन अलग अलग नाम है, कुछ अलग अलग रीजन्स होते हैं इसकी वजह से। बट दे डिफर प्राइमरली इन क्लाइमेट एंड ट्री कवर। तो ये डिफरेंट कैसे है? तो एक तो क्लाइमेट की वजह से, और एक ट्री कवर, यानी कि ट्री की मात्रा कितनी होती है उस हिसाब से। स्टीपीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड, तो स्टीपीज क्या है? तो टेम्परेट ग्रासलैंड है विथ कोल्ड विंटर एंड हॉट समर, तो वहाँ पे कोल्ड विंटर होती है, हॉट समर होता है। एंड दे आर टिपिकली ट्रीलेस, और वहाँ पे ट्रीलेस होता है, यानी कि ट्री नहीं होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीपी, तो स्टेपी में क्या होता है कि ट्री ही नहीं है, सबसे पहली बात। विथ शॉर्ट वेरी ग्रासेस, यहाँ पे देख सकते हो आपकी कितने छोटे छोटे ग्रासेस हैं। और बात करें सवानास की, सो सवानास आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दैट आर वार्म ईयर अराउंड एंड हैव अ वेट एंड ड्राई सीजन, तो वहाँ पे वेट एंड ड्राई सीजन होती है। कैरेक्टराइज बाय ऑल टॉल ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज, यानी कि कुछ ट्रीज देखे जाते हैं, ये रहा ट्रीज देखो,
ऐसे ट्रीज़ वगैरह देखे जाते हैं कहीं कहीं जगह पे। यहाँ पे माउंटेन में भी ट्रीज़ वगैरह है। तो सवाना में कैसा होता है कि ट्रीज़ होते हैं और ग्रासेस भी होती है, लेकिन स्टेपीज़ में क्या होता है, तो वहाँ पे सिर्फ ग्रासेस पाई जाती है। ओके, तो ये एक मेन डिफरेंस था। यहाँ पे मेजर ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, तो इतनी जगह पे पाए जाते हैं। तो ये येलो कलर का है वो स्टेपी है। फिर सवाना यानी कि येलो, वो सवाना टाइप है। और ये जो ग्रीन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक भी वो भी एक ग्रासलैंड का टाइप ही है, तो वो है प्रेरी। तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइंस वगैरह है वहाँ पे प्रेरी मिलता है। तो इतने 3 ग्रासलैंड के टाइप थे अलग अलग। स्टीपी फॉर्मेशंस ऑक्यूपाई लार्ज एरियाज ऑफ सैंडी एंड सैलाइन सॉइल इन वेस्टर्न राजस्थान। ओके, तो वेस्टर्न राजस्थान में लार्ज एरिया में ये स्टीपीज फॉर्मेशन पाया जाता है, वेयर द क्लाइमेट इज सेमी एरिड। तो क्लाइमेट कैसा होता है, सेमी एरिड होता है। एवरेज रेनफॉल इज़ लेस देन 200 mm। ओके, तो 200 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, विथ अ ड्राई सीजन ऑफ 10 to 11 मंथ्स, और मोस्टली पूरा ईयर यानी कि 11 मंथ तक पूरा ड्राई सीजन होता है। एंड ए लार्ज वेरिएशन इन रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल का कुछ फिक्स ही नहीं होता, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। समझ गए ये चीज़ों को। अब आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड की अगर हम बात करें इंडिया के पर्पज से, सो 6 टाइप ऑफ ग्रासलैंड फाउंड इन इंडिया। तो 6 प्रकार के ग्रासलैंड पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट है। सो 4 मेजर टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड जो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें सेमी एरिड जोन। तो सेमी एरिड जोन क्या होता है, तो सबसे एरिड यानी कि क्या होता है, तो वेरी ड्राई विथ लिटल और नो रेन। ओके, यानी कि बारिश होती नहीं है, और होती है तो ना के बराबर ही होती है, तो उसे एरिड जोन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करें सेमी एरिड जोन, तो कवर कितना पार्ट करता है ये, तो कवर्स नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग अरवलीज है, यानी कि अरवलीज का जो पार्ट है वो इसमें काउंट नहीं होगा, उसके साथ वेस्टर्न यूपी, दिल्ली एंड पंजाब, तो इतने रीजन में ये कवर करता है सेमी एरिड जोन। द टोपोग्राफी इज़ ब्रोकन अप बाय सैंड ड्यून्स। तो ये टोपोग्राफी जो होती है ना, जो वहाँ की ज़मीन होती है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है, बीच में ऐसे ड्यून्स होते हैं, इसे सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ये सारे जो है वो सैंड ड्यून्स है। ओके, तो आगे सेकंड नंबर पे हम अगर बात करें तो वो है ड्राई सब ह्यूमिड जोन। ओके, तो इट कवर्स द वोल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया जो है उसे कवर करता है, एक्सेप्ट नीलगिरी, यानी कि इसमें नीलगिरी को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे पीछे सेमी एरिड जोन में कौन था, तो अरवलीज को एक्सक्लूड किया था, वैसे यहाँ पे नीलगिरी को एक्सक्लूड करता है। थर्ड है मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन। इट कवर्स द गंगा एलुवियल प्लेन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो गंगा एलुवियल जो प्लेन है, ओके, वहाँ पे इसका पोर्शन है, यानी कि वो पार्ट यहाँ पे कवर होता है। फोर्थ है ह्यूमिड माउंटेन रीजन। माउंटेन मीन्स की पर्वत। ओके, तो ह्यूमिड माउंटेन रीजन, तो उसमें आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो इतने स्टेट में ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड का एक आर्थिक रूप से क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला है लाइव स्टॉक फार्मिंग। ग्रासलैंड्स आर क्रूशियल फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक कैटल, शीप एंड गुड्स विच प्रोवाइड मीट, मिल्क एंड वूल फॉर ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमीज। ओके, तो जो एनिमल्स वगैरह होता है वो क्या घासेस वगैरह खाएंगे। ओके, तो लाइव स्टॉक फार्मिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है, वहाँ पे ग्रेजिंग काफ़ी मात्रा में मिल सकता है एनिमल को। तो सबसे पहला है लाइव स्टॉक फार्मिंग। सेकेंड है क्रॉप प्रोडक्शन। द फर्टाइल सोइल इन द ग्रासलैंड इज यूज टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स विथ वीट, कॉर्न एंड राइस बीइंग मेजर एग्जांपल्स। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पे। ये सब चीज़ें जो बुक है उसमें नहीं दी है, मैंने अलग से ऐड किया है। ओके, ताकि अच्छे से समझ आए। जो बुक में पोर्शन दिया है वो इतना अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सारे अलग अलग पॉइंट बना दिए हैं। फिर थर्ड है फूडर। तो फूडर में क्या होता है, दे प्रोवाइड अ नेचुरल सोर्स ऑफ फूडर फॉर मैनी डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड हर्बीवोर। तो जो घासेस होती है ना, वो क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते और एनिमल को देता है उनके खाने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
फिर इको टूरिज़्म के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैनी ग्रासलैंड्स आर डिजाइनेटेड एज नेचुरल रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स एंड आर प्रमोटेड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जनरेटिंग इनकम फॉर लोकल कम्युनिटीज़। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर वाटर मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ग्रासलैंड क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, और रिड्यूस क्या करता है, सॉइल इरोजन जो होता है उसे रिड्यूस करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आगे है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ग्रासलैंड जो होता है वो वाइटल फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ बाय प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स फॉर वेरियस स्पीसीज एंड सर्विंग एज ए इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर पॉइंट्स फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। तो हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट वगैरह करते हैं। तो जो ये ग्रासलैंड होता है वो उनके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम बनता है, यानी कि आजू बाजू में पानी वगैरह होता है थोड़ा थोड़ा, और ग्रासेस लगी हुई होती है। तो एनिमल्स के लिए सबसे अच्छी जगह होती है ये। आगे हम बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में। डेजर्ट्स आर फाउंड इन रीजन विथ लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और समटाइम्स इन हॉट रीजन्स वेयर देयर इज मोर रेनफॉल, ओके, बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनुअल साइकिल। यानी कि एक तो ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे बारिश नहीं है, और एक ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे बारिश तो है, ओके, लेकिन अनइवनली है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि कुछ फिक्स नहीं होता, आए तो आए वरना नहीं आए, ऐसी चीज़ है। आगे बात करें तो लैक ऑफ रेन इन द मिड लैटिट्यूड इज़ ऑफन ड्यू टू स्टेबल हाई प्रेशर जोन, ओके। तो लैक ऑफ रेन यानी कि बारिश की कमी होती है मिड लैटिट्यूड जो जगह होती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेबल हाई प्रेशर जोन होता है। तो अभी इतना ही याद रखो, क्योंकि ये प्रेशर जोन वाला जो है ना पूरा ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, तो अभी मैं पूरी चीज़ें बेसिक से नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन अभी इतनी चीज़ें याद रखो कि हाँ वहाँ पे बारिश नहीं होती। कि क्यों नहीं होती? तो इस चीज़ की वजह से नहीं होती है। आगे बात करें तो डेजर्ट्स इन टेम्परेट रीजन ऑफन लाई इन रेन शेडो, ओके। तो रेन शेडो भी कहते हैं। दैट इज़ वेयर हाई माउंटेन्स ब्लॉक ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी। तो मॉइस्चर को ब्लॉक कर देते हैं जो हाई हाई माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़े, ओके। मोस्टली माउंटेन्स वगैरह कहाँ पे होगी, यानी कि जहाँ पे कोस्ट लाइन होगी वहाँ पे पाए जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर को ना ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से बारिश की कमी हो जाती है। अब आगे बात करें तो द क्लाइमेट ऑफ दिस बायोम्स इज़ मॉडिफाइड बाय एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है हमने पीछे अच्छे से समझा, ओके, शॉर्ट में समझा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गई कि क्या थी। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड मॉडिफाई करता है ये क्लाइमेट को। अब बात करें एट हाई एल्टीट्यूड्स एंड अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि एकदम ऊंचाई पे लेकिन इक्वेटर जो है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर, तो वहाँ पे डेजर्ट कैसे होगी, कोल्ड होगी, ओके, जैसे कि लद्दाख, वो भी एक एग्जांपल है। एंड हॉट नियर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स, ओके। तो हॉट कहाँ पे होगे, एकदम गर्म डेजर्ट कहाँ पे होगे, तो वो कहाँ पे होगे, तो इक्वेटर के नज़दीक और ट्रॉपिक के नज़दीक। तो ये दो जो ट्रॉपिक है और इक्वेटर है उन दोनों के बीच में जो डेजर्ट हो गया ना वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गए, और जो एल्टीट्यूड पे हो गए हाई ऊंचाई पे और इक्वेटर से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए वो कोल्ड डेजर्ट हो गए। तो इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आगे बात करें तो द पेरेनियल प्लांट लाइक क्रियोसोट बश, यानी कि ये प्लांट, एंड कैक्टस, तो ये रहा कैक्टस, आर स्कैटर्ड द थ्रू आउट द डेजर्ट बायोम। यानी कि ये दो प्लांट जो है वो हर एक जो ये डेजर्ट का जो इकोसिस्टम होता है पूरा, ओके, वहाँ पे ये पाए जाता है। मोस्टली ये प्लांट वहाँ पे डोमिनेटेड है। तो ये दो जो नाम है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेजर्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये दो एग्जांपल लिख सकते हो, क्योंकि ये दो प्लांट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे पहली बात, ओके। अब आगे बात करें डिफॉरेस्टेशन के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि गिरना, ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग ऑपरेशन एंड यूज ऑफ वुड फॉर द डोमेस्टिक एंड अदर पर्पज हैव कोश हैवी डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, ओके। तो क्या होता है कि अभी लकड़ी चाहिए हमें, ओके, सिंपल कुछ करना है तो इंडस्ट्रीज़ बनानी है, अर्बनाइजेशन करना है, माइनिंग करनी है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, सिंपल डिफॉरेस्टेशन होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। डायरेक्ट ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है अगर वो भी आप एग्ज़ाम में लिखते हो, क्योंकि ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ यही डेफिनेशन लिखनी है अगर डिफॉरेस्टेशन पे आए तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बनाई है। तो अब अगर आगे बात करें तो कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो
क्या है उसके कारण डिफॉरेस्टेशन के। तो सबसे पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आपको पता ही होगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, फ्यूल रिक्वायरमेंट, ओवर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फ्लूड एंड फायर। तो इतने सारे उसके कॉजेस हैं। तो अब लास्ट पॉइंट समझता है डिजर्टिफिकेशन, यानी कि ये सिंपल ही है और कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, जस्ट समझना है डिजर्टिफिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डेजर्ट। ओके, डेजर्ट में कन्वर्ट होना किसका, तो एक ऐसा एरिया हो, ओके, जो ड्राई होते ही धीरे धीरे करके पूरा डेजर्ट बन जाए। तो ये कैसे होगा, तो मान लो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बड़ा जंगल है, जंगल का क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, और डिफॉरेस्टेशन के बाद किस में कन्वर्ट हुआ, डिजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हुआ। ओके, तो ये पूरा एक लैंड है, एक पूरा फॉरेस्ट है, वो धीरे 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 सालों साल बीतते जाता है, वैसे पूरा डिग्रेड होता जाता है। तो लास्ट पॉइंट उसमें क्या आता है कि डिजर्टिफिकेशन, पूरा डेजर्ट हो जाना। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। सो चैनल अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू।